बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बच्चों हम कौन कौन से टूल्स काम में लिए जाते हैं, इन्हीं टूल्स के बारे में हम समझ रहे थे। इसमें पहला टूल्स एंजाइम हम समझ चुके हैं। सेकंड टूल आज हम समझेंगे वो है वेक्टर, जिसको हम हिंदी में संवाहक के नाम से भी जानते हैं। वेक्टर या संवाहक क्या होता है? वेक्टर बच्चों एक तरह का डीएनए ही है जो वांछनीय जीन को, आवश्यक जीन को होस्ट कोशिका के अंदर प्रवेश करने के लिए आवश्यक होता है। तो संवाहक किसको कहते हैं? संवाहक कहे या वाहक डीएनए कहे, एक ही बात है। अच्छा, संवाहक, वाहक या वाहन डीएनए आप कह सकते हो। वाहन डीएनए क्योंकि इसी के साथ डिजायर्ड जीन को जोड़कर कोशिका में पहुंचाएंगे। अच्छा, यहां पे बच्चों कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, डीएनए को, वांछनीय जीन को होस्ट में पहुंचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं। अब वहां कई बार ऑप्शन में संवाहक भी आ जाता है और वाहक भी आ जाता है। संवाहक भी आ जाता है, वाहक भी आ जाता है। अगर दोनों में से एक को टिक करना पड़े तो मेन नाम संवाहक है। ऐसा क्वेश्चन नीट में आ चुका है पहले, तो ध्यान रखना। इसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर संवाहक, वाहक, अगर टिक करना पड़े तो मेन संवाहक है और संवाहक दिया ही नहीं है तो फिर हम वाहक को टिक कर लेंगे। बात समझ में? तो ध्यान रखना, यहां कंफ्यूजन हो जाता है। और अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही हो तो फिर इंग्लिश में देख लीजिए, वेक्टर जो लिखा होगा उसको टिक कर लेना आप। तो इंग्लिश नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेक्टर। संवाहक या वाहक या वाहन डीएनए उसको कहते हैं जो वांछनीय जीन को पोषी कोशिका में स्थानांतरित करते हैं। ये बच्चों अपने पास वांछनीय जीन है और ये अपने पास जीवाणु कोशिका, ये पोषी कोशिका, इंग्लिश में लिखूं तो ये होस्ट सेल है, ये होस्ट सेल है। अब हमें इस वांछनीय जीन को होस्ट सेल में पहुंचाना है तो हमें यहां पर एक दूसरे डीएनए की जरूरत पड़ती है। अब बच्चों ये जो दूसरा डीएनए यहां पर काम में लिया गया, यही एग्जैक्टली संवाहक है, यही एग्जैक्टली वेक्टर है, यही बच्चों वेक्टर या संवाहक होता है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। लाइगेज एंजाइम से इनको जोड़ा जाएगा। जब ये जुड़ गया तो एक तरह का ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, शॉर्ट में हम इसको आरडीएनए कह देते हैं, और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से फिर इसको यहां पे पहुंचा दिया जाएगा। तो आपने यहां क्या देखा, वांछनीय जीन को होस्ट सेल में पहुंचाने के लिए हमने एक दूसरे डीएनए की हेल्प ली और यही दूसरा डीएनए क्या कहलाता है? संवाहक। तो ये पूछा जाए वेक्टर किसको कहते हैं? वांछनीय जीन को होस्ट में पहुंचाने वाला वेक्टर कहलाता है। अब ये जो वेक्टर होता है, इस वेक्टर में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस संवाहक के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये विशेषताएं आपके एनसीईआरटी में टोटल 3 दे रखी है। तीनों विशेषताएं आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसमें पहली विशेषता आती है प्रतिकृतिकरण का उत्पत्ति स्थल, जिसको हम इंग्लिश में कहें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, शॉर्ट में इसको हम ओआरआई साइट कह देते हैं। तो हमें ओआरआई साइट की जरूरत पड़ती है। दूसरा, वर्णनात्मक चिन्हन, सिलेक्टेबल मार्कर की जरूरत पड़ती है। और संवाहक के अंदर क्लोनिंग या रेस्ट्रिक्शन साइट की जरूरत पड़ती है। यानी वेक्टर के अंदर 3 पॉइंट होने चाहिए। एक तो उसमें ओआरआई साइट होनी चाहिए, वर्णनात्मक चिन्हक यानी सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए और क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। अच्छा, ये क्यों जरूरी होता है, एक एक करके इन सबके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। ये तीनों विशेषताओं को डिटेल में समझेंगे। एक बात मुझे बताओ, ये जो बच्चों हमने यहां पर होस्ट के अंदर डिजायर्ड जीन पहुंचाई है, वांछनीय जीन पहुंचाई है, इस वांछनीय जीन की संख्या आप देखो यहां पर केवल एक ही है। एक ही तो दिख रही है। अच्छा, एक ही है तो एक से तो उत्पादन बहुत ही कम होगा। हमें यहां पे उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें इस डिजायर्ड जीन की संख्या सेल के अंदर बढ़ानी पड़ेगी। अब बात आती है सेल के अंदर कैसे बढ़ाएं, तो सेल के अंदर इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए इसका बच्चों यहां रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। अगर हम इसका यहां पर रेप्लिकेशन करना चाहते हैं, मतलब इसको अगर हम 1 से 2 बनाना चाहते हैं, तो बताओ रेप्लिकेशन तब भी हो सकता है जब इसके अंदर ओआरआई साइट हो। यानी इस संवाहक के अंदर अगर यहां पे ओआरआई साइट है, कौन सी साइट है बच्चों? ओआरआई। तो इस ओआरआई की मदद से रेप्लिकेट करेगा और जैसे रेप्लिकेट करेगा 1 से 2 कॉपी होगी। और एक खास बात, जब ये यहां पर रेप्लिकेट करेगा तो ये वांछनीय जीन भी रेप्लिकेट करेगी तो इसकी संख्या भी यहां पर 2 हो जाएगी। तो हमने क्या किया, वांछनीय जीन की संख्या को 2 कर दिया और ये 2 कैसे हो गई? ओआरआई साइट की मदद से। तो ध्यान रखो, ओआरआई का होना क्यों जरूरी है? ओआरआई का होना इसलिए जरूरी होता है ताकि इस प्लाज्मिड का, वांछनीय जीन का सेल के अंदर नंबर बढ़ाया जा सके। सेल के अंदर संख्या बढ़ाने के लिए इसे कर सकते। सेल के अंदर पीसीआर तो होता नहीं, तो इसको रेप्लिकेट करने के लिए ओआरआई होना बहुत जरूरी है। यानी जो भी हम संवाहक लेते हैं इसमें ओआरआई होना आवश्यक है। ओआरआई होना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहां पे बच्चों एक एक करके इन सारे पॉइंट को हम और क्लियर करते हैं। सबसे पहला आता है ओआरआई साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओआरआई साइट।
प्रतिकृति का उत्पत्ति स्थल। अच्छा, यहां मुझे बताओ, अभी x है, यहां इसमें जब रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन से बच्चों ये यहां पे बन जाएंगे ऐसे 2, और जैसे रेप्लिकेशन करेगा तो इसमें यहां डिजायर्ड जीन की संख्या भी बढ़ेगी। अब बताइए, इस वेक्टर के अंदर ऐसे ORI का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इससे मुझे बताओ प्लाज्मिड की कितनी कॉपी हो गई? 2। एक सेल के अंदर प्लाज्मिड की कई कॉपियां हो सकती है, सिखाने के लिए 2 बनाई, लेकिन ये यहां पर ऐसे रेप्लिकेट करेगा तो 1 से 2 बनेगी, 2 से इससे और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, ऐसे इनकी संख्या यहां पर इंक्रीज होती जाएगी। यानी यहां प्लाज्मिड की बहुत सारी संख्या होती जाएगी। सेल एक ही है, लेकिन एक ही सेल के अंदर प्लाज्मिड की कॉपी नंबर बढ़ती जा रही है। और ये कॉपी नंबर क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि इनके अंदर ऐसी बच्चों ORI साइट होती है। अगर वेक्टर में ORI साइट है तभी ये संख्या बढ़ेगी। अब दिमाग लगाओ, अगर इसमें ORI नहीं होती तो, ORI नहीं होती तो ये रेप्लिकेट नहीं करता, तो ये संख्या बढ़ ही नहीं सकती, ना ही आगे की सेल में जा पाती। अगर किसी वेक्टर में, क्लोनिंग वेक्टर में ORI साइट नहीं है तो इस वेक्टर का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ORI होगा तभी जाके यहां पे नंबर बढ़ पाएगी। अच्छा, ORI का पहला काम क्या हुआ? हां, वांछनीय जीन की ऐसे संख्या को बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ में यह भी तो कह सकता हूं कि यही ORI प्लाज्मिड की कॉपी को भी तो बढ़ा रहा है। यहां प्लाज्मिड की 2 कॉपी थी, यहां कई कॉपी हो गई, तो प्लाज्मिड की कॉपी नंबर को बढ़ाने का काम भी ORI ही करता है। साथ ही साथ इस ORI का एक और बड़ा अच्छा काम होता है, प्लाज्मिड की कॉपी की संख्या को नियंत्रित करना। मतलब जब यहां पर इसकी नंबर बढ़ेगी तो यहां कितनी संख्या रखनी है, जरा सोचो। अगर इस सेल के अंदर यहां पर ऐसे कई सारे प्लाज्मिड हो जाए, बहुत ज्यादा प्लाज्मिड हो जाए, तब भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर पूरी सेल में ऐसे बच्चों प्लाज्मिड ही प्लाज्मिड भर जाएगा तो सेल का साइटोप्लाज्म बहुत कम बचेगा, एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो यहां ORI की कितनी, मतलब यहां प्लाज्मिड की कितनी कॉपी रखना है, इसका नियंत्रण भी ORI करता है। फिर से बोलता हूं, क्या कहा मैंने? ORI का काम इस प्लाज्मिड की कॉपी नंबर को तो बढ़ाना है, साथ ही साथ उसका नियंत्रण भी करना है कि कितनी संख्या रखनी है। क्योंकि अगर ये अनकंट्रोल्ड यहां पर बढ़ता जाएगा, ज्यादा संख्या में बढ़ता जाएगा, तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर सेल में प्लाज्मिड ही प्लाज्मिड भर गया तो सेल को काम करने की जगह ही नहीं मिलेगी। तो एक बार फिर बोलता हूं, ORI क्या वांछनीय जीन की नंबर बढ़ाता है? यस। ORI क्या प्लाज्मिड की कॉपी नंबर बढ़ाता है? यस। क्या प्लाज्मिड की कॉपी नंबर को नियंत्रित भी करता है? नियंत्रित करता मतलब कितनी संख्या रखना है, यह नियंत्रण करने का काम भी ORI का ही होता है। तो ORI की मैंने आपको क्या क्या बातें समझाई। यह स्थल पोषी कोशिका में वांछनीय जीन की संख्या में वृद्धि कराते हैं, वांछनीय जीन की संख्या में यहां वृद्धि कराते रहते हैं। इसे हम जीन की क्लोनिंग कहते हैं। क्लोन करने का मतलब होता है अपनी कॉपी बनाना। तो आप देखो, इस प्लाज्मिड की या वांछनीय जीन की कई कॉपी तैयार होगी, ऐसा कॉपी बनाना, इसी को कहा जाता है क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब कॉपी बना देना, इसी को हम जीन क्लोनिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर? अच्छा, डीएनए का कोई भी भाग जब इस ORI साइट से जोड़ा जाता है, डीएनए का ये भाग जब इस ORI साइट से जोड़ दिया गया, तो ORI साइट से जुड़ने से जैसे ये रेप्लिकेट होगा, ये वांछनीय जीन भी रेप्लिकेट हो जाएगी। वही बात यहां लिखिए, डीएनए का कोई भी भाग जब ORI से जोड़ा जाता है, ORI से जरूरी कि ORI के अंदर ही जोड़ा जाए, ORI के साथ कहीं पे भी लिंक कर दिया जाए। अच्छा, लिंक करने से फायदा क्या होगा? पोषी कोशिका में उसका प्रतिकृतिकरण आसानी से करवाया जा सकता है। क्लियर? तो ORI वांछनीय जीन की संख्या बढ़ाता है, और संख्या बढ़ाने के लिए ORI के साथ उसको जोड़ा जाता है। एक और खास पॉइंट, ORI स्थल कोशिका के अंदर प्लाज्मिड की कॉपी नंबर की वृद्धि और नियंत्रण के लिए भी जरूरी है। ध्यान रखना, कॉपी नंबर को बढ़ाना, वृद्धि करना और उसका नियंत्रण करने का काम भी ORI का ही होता है। और एक बात तो मुझे बताओ, एक सेल के अंदर क्या प्लाज्मिड की एक ही कॉपी होती है? नहीं, इसकी कॉपी यहां पर एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 कॉपी दिख रही है, तो ऐसे यहां पे कई कॉपी हो सकती है। तो एक लाइन और ये भी है, कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका केवल 1 या 2 कॉपी होती है, 1 या 2 कॉपी होती है, जबकि अन्य की प्रति कोशिका 15 से 100 कॉपी होती है। ऐसे गिनते जाओ, 15 से 100 होती है, और कुछ की तो इससे भी अधिक हो सकती है। यानी प्लाज्मिड की नंबर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 15 से 100 भी हो सकती है, कई समय तो इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है। बात समझ में? लेकिन कितना रखना है, नियंत्रण करने का काम ORI करता है। तो ORI की मैंने आपको 4 बातें बताई है, पहली 2, फिर ये 2 बातें, आप इनको नोट करके रखिएगा। क्लियर हुआ इतना? क्या क्या समझाया? क्लियर हो गया सबको अच्छे से? ORI का काम
वांछनीय जीन के नंबर बढ़ाना, प्लाज्मिड की कॉपी नंबर बढ़ाना और उसका नियंत्रण करना। क्लियर? तो ये तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी होती है। तो इस वेक्टर के अंदर ORI का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? सेकंड नंबर पे चलते हैं, वर्णनात्मक चिन्हन। वेक्टर की दूसरी प्रॉपर्टी वर्णनात्मक चिन्हन, सिलेक्टेबल मार्कर जीन। अब बात आती है सिलेक्टेबल मार्कर जीन क्या होती है। सिलेक्टेबल मार्कर जीन को आप ऐसे समझिएगा, ये बच्चों अपने पास वांछनीय जीन और ये हमारे पास वेक्टर है। मैंने आपको ये पहले सिखाया भी था, हम वेक्टर की एक नहीं बहुत सारी कॉपी लेते हैं। अब इनको आपस में जब जोड़ा जाता है तो हम यहां पे दो केस बनाते हैं। एक केस तो ये होता है कि वांछनीय जीन यहां पर आकर ऐसे जुड़ जाए, यहां वांछनीय जुड़ गई। लेकिन एक केस ये होता था कि ये वेक्टर खुद से जुड़ जाए, मतलब ये खुद ही लाइगेट हो जाए। तो दो चांस है, एक चांस है तो कि वांछनीय जीन जुड़ जाए और एक खुद से जुड़ जाए। अच्छा, अगर वांछनीय जीन जुड़ गई तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया और नहीं जुड़ी तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। मतलब यहां दो केस बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब इनको उठा के हमें होस्ट कोशिका में पहुंचाना है। जब बच्चों इनको उठा के होस्ट सेल में पहुंचाते हैं, टोटल 3 केस बनते हैं। यहां बच्चों ऐसे 3 केस बनते हैं। पहला केस सोच समझ के बताना, मैं आपको समझा चुका हूं। दोनों में से कोई नहीं जाए, बताओ क्या नाम दे देते हैं? कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, शॉर्ट में एंटी लिख देते हैं। अच्छा, ये वाला यहां गया, ये वाला यहां गया, तो ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन एनआर का हुआ तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। T-NR मतलब ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट। और अगर ये वाला यहां पहुंचा तो ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। बताओ कितने केस बन गए? 3। अब मुझे बताना सभी, इन 3 में से कौन सा हमारे काम का है? यस, इन तीनों में से हमारे काम का ये है, क्योंकि अपनी वांछनीय जीन यहां बैठी है। तो बताओ इन तीनों में से क्या हमें इसका चयन करना पड़ेगा? यस। अब बात आती है इसका चयन कैसे किया जाए। अच्छा, जो सेल रिकॉम्बिनेंट होती होगी उसके ऊपर लिखा हो जाता होगा मैं रिकॉम्बिनेंट हूं, नहीं होता। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से रिकॉम्बिनेंट कौन है? और इस रिकॉम्बिनेंट का पता करने के लिए हमें यहां पे जरूरत पड़ती है सिलेक्टेबल मार्कर जीन। तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन का काम क्या है? ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट कोशिका के चयन के लिए, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट कोशिका के चयन के लिए, शॉर्ट में TR के चयन के लिए। अच्छा, बात आती है चयन कैसे किया जाए। तो इनको चयन करने के लिए हमें कुछ चिन्हक जीन की जरूरत पड़ती है, मतलब सिलेक्टेबल मार्कर जीन की जरूरत पड़ती है। इन चिन्हक जीन में सबसे पहला आता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक बार नाम पहले भी लिया था मैंने, ये एक तरह के सिलेक्टेबल मार्कर जीन होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आता है एम्फिसिलिन प्रतिरोधक जीन, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, शॉर्ट में AMPR। AMPR का मतलब एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट। इसी तरह से क्लोरेम्फेनिकोल प्रतिरोधी जीन, क्लोरेम्फेनिकोल रेजिस्टेंट जीन। इसी तरह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इसी तरह से कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन, और भी होता है नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन। जो भी रेजिस्टेंट जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है, ये अपने आप में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अपने आप में बच्चों सिलेक्टेबल मार्कर जीन होती है। अच्छा, इस तरह की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नॉर्मली बैक्टीरिया में नहीं होती, ई कोलाई में नहीं होती। जैसे ये सामान्य ई कोलाई में इस तरह की जीन नहीं होती। ये जो जीन होती है इन प्लाज्मिड के अंदर लगा देते हैं। जैसे इस प्लाज्मिड के अंदर यहां पर बच्चों एक जीन ऐसे लगा दी और वो जीन यहां लगा दी AMPR, मतलब एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट। यहां लगा दी एक ऐसे TERR, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। तो ये जो रेजिस्टेंट जीन होती है ये सिलेक्शन कराती है। अच्छा, ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन नॉर्मली बैक्टीरिया में नहीं होती। तो एक खास पॉइंट और, सामान्य ई कोलाई कोशिका में किसी भी प्रतीक जैविक के लिए प्रतिरोधकता नहीं होती। इन एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट पावर उसमें नहीं होती है। क्लियर? अच्छा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सिलेक्टेबल मार्कर है, ये एंटीबायोटिक के नाम लिख दिए मैंने। इसी तरह से एक और आता है लेगजेड जीन। कभी नाम सुना है? हाँ, ये नाम बहुत दिनों बाद आया है। लेगजेड जीन एक एंजाइम का निर्माण करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वेरी गुड, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का निर्माण करता है और यह भी सिलेक्शन करा सकता है। अब बात आती है ये सिलेक्टेबल मार्कर, इसका सिलेक्शन कैसे कराते हैं, यह मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा। ये बातें मैं आपको आगे समझाऊंगा जब बायोटेक की स्टेप्स आपको क्लियर की जाएगी। अभी मैं आपको टूल समझा रहा हूं, उपकरण समझा रहा हूं। जब बायोटेक की स्टेप्स हम समझेंगे तो लास्ट की स्टेप में यही आएगा कि हम इसका सिलेक्शन कैसे करें। तो इसका सिलेक्शन अभी ध्यान रखिए बच्चों, मैंने केवल सिलेक्टेबल मार्कर के नाम लिखे हैं,
ये कैसे सिलेक्शन करती है ये नहीं समझाया। ये सब चीजें हम आगे समझेंगे जब हम बायोटिक की स्टेप पढ़ेंगे। अब आपकी एनसीईआरटी में क्या किया है, ये जो वेक्टर की प्रॉपर्टी लिखी है, जहां वेक्टर की विशेषता लिखी है, वहीं पे उसके बारे में सिलेक्शन का पूरा एक पैराग्राफ लिख रखा है। आप वो पैराग्राफ अभी मत पढ़ना, वो बाद में पढ़ेंगे जब हम ये सिलेक्शन की प्रोसेस समझेंगे, आगे समझेंगे जब स्टेप पढ़ेंगे। आप बस अभी ये नाम ध्यान रख लो, कैसे काम करता है आगे सब समझा दूंगा। क्लियर? तो ये पहले आप नोट कर लीजिए। अच्छा मुझे बताओ, इस वेक्टर के अंदर ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर रखना क्यों जरूरी है? अब मुझे इतना बताओ। इसलिए जरूरी होता है ताकि हम इसका सिलेक्शन कर सके। कैसे करते हैं आगे बता देंगे। इसको सिलेक्ट करने के लिए, इन सब में से इसको सिलेक्ट करने के लिए ऐसे सिलेक्टेबल मार्कर का होना अति आवश्यक होता है। क्लियर? तो ये बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी थी। वेक्टर की ही अगली प्रॉपर्टी आती है नेक्स्ट, क्लोनिंग या प्रतिबंधन स्थल। इसे हम कह सकते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट, क्लोनिंग साइट। अब ये क्लोनिंग साइट क्या होता है, पहले थोड़ी देर आप इसको बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। ये बच्चों मेरे पास एक डीएनए है। इस डीएनए को हमने इको R1 से काटा। इको R1 से इसलिए काटा क्योंकि मान लीजिए अपनी वांछनीय जीन यहां से लेकर यहां तक थी, ये वांछनीय जीन थी। इस वांछनीय जीन के साइड में, इधर यहां पर इस साइड में और इस साइड में, ये इको R1 की साइड है। बताओ किसकी साइड थी? इको R1। तो जैसे इसके ऊपर इको R1 डालेंगे, यहां से कटेगा, ये डिजायर्ड जीन, वांछनीय जीन बाहर आ जाएगी। वांछनीय जीन को बाहर निकालने के लिए किस आरी से काटा? सिखाने के लिए इको R1 से। ये वांछनीय जीन यहां बीच वाली बाहर आ गई। मेरी बात समझ में? अब बच्चों इसको उठा के हमें होस्ट सेल में पहुंचाना है। होस्ट सेल में पहुंचाने के लिए हमें एक दूसरे डीएनए की जरूरत पड़ती है, और आप सभी जानते हैं इस दूसरे डीएनए का नाम क्या कहलाता है बच्चों? वेक्टर। ये संवाहक की जरूरत पड़ती है। अब इस वेक्टर के अंदर यहां पर मैंने एरो करके इको R1 लिखा। इसका मतलब क्या है? हां, इसका मतलब यह होता है कि यहां पर इस जगह पर इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है। इको R1 की साइट सभी बोलेंगे क्या होती है? GAATTC। यहां पर एग्जैक्टली यही है, GAATTC ये है। तो यहां GATTC मतलब इको R1 की साइट है। अच्छा, जैसे इसके ऊपर इको R1 डालेंगे, यहीं कटेगा, बाकी से नहीं। अच्छा, यहीं पे क्यों कटेगा? क्योंकि यहीं पे इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं ये इको R1 की एक तरह की प्रतिबंधन स्थल है, रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। अच्छा, इसको हमने इको R1 से काटा। अब बात को सुनना, वेक्टर को भी सेम आरी से काटना चाहिए। अगर वांछनीय जीन को लाने के लिए इको R1 से काटा गया, तो इसको भी सेम आरी इको R1 से ही काटो। इको R1 से काटने पर यहां कट लगेगा। इससे फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि यहां का स्टिकी एंड और यहां के स्टिकी एंड एक दूसरे के पूरक होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अच्छा, ये एक दूसरे के पूरक है, इससे क्या फायदा? जोड़ना आसान हो जाएगा, चिपकाना आसान हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिससे हमने डिजायर्ड जीन को लाने के लिए कट लगाया था, हम बच्चों इसको भी सेम आरी से काटेंगे। और सेम आरी से क्यों काटेंगे? ताकि स्टिकी एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बने, पूरक बने, ताकि इन दोनों को जोड़ना, इन दोनों को चिपकाना ऐसे आसान हो जाए। अगर इसको अलग अलग आरी से काटोगे, इसको इको R1 से काट दो, इसको हिंड थर्ड से काट दो, मुश्किल हो जाएगी, ये चिपक ही नहीं पाएंगे। तो क्या पॉइंट सिखाया मैंने? दोनों को, वेक्टर को और वांछनीय जीन लाने के लिए डीएनए को सेम आरी से काटा जाए ताकि आसानी से चिपक सके। अच्छा, चिपकने के बाद ये बच्चों फाइनली सेल के अंदर ये पहुंचा दिया गया, और ये जो सेल बन गई, इस सेल को हम कह देंगे होस्ट सेल। तो वांछनीय जीन को होस्ट सेल लाने के लिए ये वेक्टर हमने काम में लिया। अब एक बात मुझे ध्यान से बताओ, ये वांछनीय जीन एग्जैक्टली इस वेक्टर में किस जगह जुड़ी है? कहां जुड़ी है मुझे बताओ। यहां कट लगा, और यहीं तो इको R1 ने काटा होगा। जैसे ये यहां से कटा, तो ये वांछनीय जीन एग्जैक्टली देखा जाए तो यहीं तो चिपकी होगी। अरे यहीं तो चिपकी होगी, यहां चिपक ही नहीं सकती क्योंकि कटा ही नहीं है। तो ये डिजायर्ड जीन यहां आके जुड़ी है, मतलब एक तरह से इस जगह पे आके जुड़ी है। तो जहां ये डिजायर्ड जीन आके जुड़ती है, इसी जगह को हम कह देते हैं क्लोनिंग साइट। मतलब ये यहां आके जुड़ी, तो यही जगह क्लोनिंग साइट है। कहने की बात इतनी सी है, जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है, प्रतिबंधन स्तन होता है, वही एक तरह का क्लोनिंग साइट होता है। अच्छा, वही क्लोनिंग साइट क्यों है? अरे क्योंकि वहीं तो वांछनीय जीन जुड़ती है। एक बार फिर समझो, इको R1 से काटा, ये कटा, अरे यहीं तो कटा, और जैसे यहां से ये कटा,
तो यहीं पे तो वांछनीय जीन जुड़ी, यहीं पर एग्जैक्टली देखा जाए तो वांछनीय जीन जुड़ी। तो जहां पे जाके वांछनीय जीन जुड़ने वाली है उसी को क्लोनिंग साइट कहेंगे। और ये क्लोनिंग साइट कोई और नहीं, एक तरह की रेस्ट्रिक्शन साइट ही है। तो क्या सिखाया मैंने, क्लोनिंग साइट किसको कहते हैं, वेक्टर की वो स्थल जहां वांछनीय जीन जुड़ती है, वेक्टर की वो स्थल जहां वांछनीय जीन जुड़ती है। और ये एग्जैक्टली देखा जाए तो ये एक तरह का रेस्ट्रिक्शन साइट ही है। तो क्लोनिंग साइट रेस्ट्रिक्शन साइट को ही कहा जाता है। बात समझ में आई? अच्छा, एक खास बात और, ये जो बात यहां पर समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? मान लीजिए बच्चों, आपको सिखाने के लिए मैंने एक डीएनए और लिया, इसको भी हमने आरई से काटा, इस बार यहां पर BMH1 से काटा, और ऐसे बच्चों यहां स्टिक एंड बन गए। BMH1 भी स्टिक एंड देता है, और हम चाहते हैं कि ये उठकर ऐसी बच्चों इस होस्ट सेल के अंदर चली जाए, मतलब इस डीएनए को होस्ट सेल में पहुंचाना है। बताओ किसकी जरूरत पड़ेगी, वेक्टर की। अच्छा, इसको हमने BMH1 से काटा, सोच समझ के आंसर देना सभी। इसको किससे काटे, हां सेम आरी से काटेंगे, हमने यही तो सीखा। इसको भी सेम आरी मतलब BMH1 से काटेंगे। सेम से क्यों काटेंगे, ताकि स्टिक एंड पूरक बने, चिपकाना आसान हो जाए। अब बताओ, जैसे इसके ऊपर BMH1 डाला, बताओ कहां से काटेगा, हां वहीं से काटेगा जहां पर इसकी साइट है। अब दिमाग लगाना सब अच्छे से, मुझे बताओ इसके अंदर यहां पर अभी, यहां पर इसके अंदर यहां पर अभी आप लोगों को BMH1 की साइट कहां दिख रही है, कहां दिख रही है BMH1 की साइट, कहीं नहीं दिख रही। अरे यहां तो केवल EcoR1 लिखा हुआ है, BMH1 तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर मैं BMH1 डाल भी दूं, ये कटेगा ही नहीं। और अगर ये नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये बच्चों यहां पर ऐसे सर्कुलर का सर्कुलर ही रहेगा। BMH1 डाल दिया, फिर भी ये सर्कुलर ही रहा, कटा ही नहीं। क्यों, साइट नहीं है। और जब ये कटा ही नहीं तो ये दोनों आपस में जुड़ ही नहीं सकते, और जब ये जुड़ नहीं सकते तो ये कभी सेल में पहुंच नहीं सकता। मतलब ये वेक्टर इस जीन को पहुंचाने के लिए उपयोगी नहीं है। इस वेक्टर ने इस जीन को तो होस्ट में पहुंचा दिया, लेकिन इस वेक्टर ने इस जीन को नहीं पहुंचा पाया। बताओ क्यों, हां इसलिए नहीं पहुंचा पाया क्योंकि इसके अंदर यहां पर BMH1 की साइट नहीं थी, BMH1 की साइट यहां एब्सेंट थी। अरे बात समझ में? तो वेक्टर की क्या खासियत होनी चाहिए, वेक्टर की खासियत ये होनी चाहिए कि इसके पास ज्यादा से ज्यादा आरी की साइट होनी चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा जीन को होस्ट में पहुंचाए। अगर ये वेक्टर इस जीन को पहुंचा रहा है तो इसको भी पहुंचाना आना चाहिए, और इसको पहुंचाने के लिए इसके अंदर भी ऐसे बच्चों यहां BMH1 होना चाहिए था। यानी वेक्टर के पास एक आरी की साइट नहीं होनी चाहिए, कई आरी की साइट होनी चाहिए, मल्टीपल साइट होनी चाहिए। जो बात समझे, क्लियर हुई? अगर यहां BMH1 की साइट होती तो इसको भी पहुंचा देता। तो क्या सीखा, एक बार फिर सुनना। वेक्टर के पास ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती है यही क्लोनिंग साइट होती है। अब इसके पास क्लोनिंग साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट एक आरी की होनी चाहिए, एक से ज्यादा की होनी चाहिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा जीन को होस्ट में पहुंचा सके। अरे बात समझ में? जो बात यहां पर अभी समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? तो ये बात जो मैंने आपको समझाई, इस बात को चाहे तो बच्चों आप ऐसे नोट भी कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। पहले ये बना लो, ये बना लो। अभी जो बात मैं आपको समझा रहा हूं इसको और अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। ये बच्चों आपको समझाने के लिए मैंने वेक्टर लिया, तो इसमें EcoR1 की साइट है, तो मैंने क्या कहा, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आरी की साइट होनी चाहिए, मतलब इसके अंदर BMH1 की भी साइट होनी चाहिए। अच्छा, BMH1 नहीं और की भी होनी, जैसे ये BMH1 की यहां साइट आपको दिख रही है, इसके पास यहां पर जैसे ये BMH1 की साइट दिख रही है, तो इसी के पास यहां पर हिंड थर्ड की भी साइट होनी चाहिए, है थर्ड की भी साइट होनी चाहिए, समा फर्स्ट की भी साइट होनी चाहिए, XHO फर्स्ट की भी साइट होनी चाहिए। जितने ज्यादा आरी की साइट हो उतना बढ़िया है। मतलब एक वेक्टर के पास एक आरी की नहीं, बहुत सारे आरी की साइट होनी चाहिए। और ये जितनी भी साइट है, ये जितनी भी आप लोग को साइट दिख रही है आरी की साइट, ये सारी साइट अपने आप में क्लोनिंग साइट है। यानी वेक्टर के पास मल्टीपल, बहुत सारी क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आरी की साइट होनी चाहिए। एक बात आप यहां नोटिस करना, मैंने इसमें EcoR1 की एक साइट लगाई, बाकी मैंने EcoR1 का और कहीं नाम नहीं लिखा। अच्छा, है थर्ड का नाम लिखा तो केवल एक बार लिखा, मतलब एक आरी की मैंने एक ही साइट लगाई। अच्छा, एक आरी की ज्यादा साइट रख ले तो क्या होगा, सोच जरा। जैसे मैंने ये वेक्टर लिया, EcoR1 तो है,
इसके अंदर समझाने के लिए मैंने एक इक्वार वन की और साइड बना ली। अच्छा, दो में मजा नहीं आया, एक और लगा लेते हैं। मैंने इसके अंदर ऐसे इक्वार वन की कई साइड बना ली, ज्यादा साइड बना ली, तो मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया। अब यहां पर होगा क्या, जैसे ही हम इक्वार वन डालेंगे, दिमाग लगाना सभी, जैसे ही इक्वार वन डालेंगे यहां कट लगेगा, यहां कट लगेगा, यहां कट लगेगा, यानी जहां जहां इसकी साइड है वहां वहां से कट लगेगा। और जब बच्चों ये यहां से कटेगा, यहां से कटेगा, यहां से कटेगा, यहां 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 ऐसे कटेगा, तो इसके तो ऐसे कई टुकड़े हो जाएंगे। यानी जितनी ज्यादा इक्वार वन की साइट होगी उतने ज्यादा इसमें कट लगेंगे। अच्छा, और जितने ज्यादा टुकड़े होंगे इनको आपस में जोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अरे जीन जोड़ने में बड़ी दिक्कत आ जाती है, दो जगह डीएनए जुड़ जाए वही बहुत बड़ी बात होती है बेटे। तो ध्यान रखो, एक वेक्टर के पास एक जैसे आरई की कई साइट हो जाएंगी तो इसके यहां टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और अगर ये टुकड़े टुकड़े हो गए तो इन टुकड़ों को लेकर बस हम बैठे रहेंगे, हम इनको आगे जोड़ ही नहीं पाएंगे, बड़ी समस्या आ जाएगी। तो हमने क्या सीखा, वेक्टर के पास बहुत सारे आरई की साइट होनी चाहिए। ध्यान सुना, वेक्टर के पास बहुत सारे आरई की साइट होनी चाहिए, लेकिन एक ही साइट होनी चाहिए। इक्वार वन है तो बस एक ही साइट होनी चाहिए। अच्छा, ज्यादा होगा तो, अगर इक्वार वन की ज्यादा साइट हो गई तो फिर इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इनको चिपकाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये गलत है, ये तो सही है लेकिन ये गलत है। अच्छा, इसको मैंने गलत क्यों कर दिया, क्योंकि यहां पर एक जैसे आरई की कई साइट हो गई, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। समझ में आया सबको अच्छे से? तो हमने यहां पर क्या क्या समझा, अब मैं आपको फटाफट पूछता हूं, मुझे बताओ क्लोनिंग साइट किसको कहते हैं? ये जो वांछनीय जीन है, ये वांछनीय जीन मान लो यहां आके जुड़ी, तो जहां वांछनीय जीन आके जुड़ती है इसी को तो हम क्लोनिंग साइट कहते हैं। और क्लोनिंग साइट एक तरह से रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। एक वेक्टर के पास कई आरई की साइट होनी चाहिए, लेकिन एक ही होनी चाहिए, क्योंकि एक की अगर ज्यादा हो गई तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बात समझ में? जो बातें मैंने आपको समझाई इसको अब नोट भी कर लेते हैं, चाहे तो आप ये बना भी लीजिए। हां, अब इसके पॉइंट को समझते हैं। संवाहक वेक्टर का वह स्थल जहां वांछनीय जीन को इंसर्ट किया जाता है उसी को हम क्लोनिंग साइट कहते हैं। तो क्लोनिंग साइट मतलब जहां वांछनीय जीन को जोड़ा गया। जैसे ये वांछनीय जीन जो है एग्जैक्टली यहां आके जुड़ी है, ये वांछनीय जीन यहां पे आके जुड़ी है, यहां आके ये जुड़ी है, तो जहां आके जुड़ी है इसी को हम क्लोनिंग साइट कह देते हैं। यही क्लोनिंग साइट है। क्लियर? एक और खास बात, क्लोनिंग साइट वास्तव में एक रेस्ट्रिक्शन साइट है। क्लोनिंग साइट प्रतिबंधन स्थलीय रेस्ट्रिक्शन साइट है, जहां आरई संवाहक को काटता है। दोनों पॉइंट लिखे। अगला पॉइंट, एक संवाहक में अनेक आरई के प्रतिबंधन स्थल होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक एंजाइम के लिए केवल एक ही साइट होनी चाहिए। ऐसे समझो, एक आरई के पास बहुत सारे, एक वेक्टर के पास बहुत सारे आरई की साइट होनी चाहिए, लेकिन एक ही होनी चाहिए। यही बात है। अच्छा, एक संवाहक में एक आरई के एक से अधिक प्रतिबंधन स्थल होने से संवाहक के अनेक खंड हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिससे जीन क्लोनिंग की प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगी, जटिल हो जाएगी। एक वेक्टर के अंदर एक जैसे आरई की ज्यादा साइट होने पर इसके बच्चों टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो यह तरीका तो गलत है। यह तो सही है लेकिन यह तरीका गलत होगा। बात समझ में? ये जो पॉइंट मैंने आपको समझा है, क्लियर हुए सबको अच्छे से? तो ये क्लोनिंग साइट भी आप ध्यान रखिए। अब मैंने आपको क्या क्या समझा दिया। ये जो संवाहक लेते हैं, इस संवाहक में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए बताओ? क्या इस संवाहक में ओआरआई साइट होनी चाहिए? सभी बोलेंगे ओआरआई साइट होनी चाहिए। यस, होनी चाहिए। क्यों? ताकि ये इससे इसका रेप्लिकेशन कर सके। इसके अंदर यहां इस तरह से इसके अंदर ऐसे रेजिस्टेंट जीन होनी चाहिए, जैसे एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन होती है। और ऐसी आरई की साइट भी होना चाहिए, क्योंकि ये सारी क्लोनिंग साइट होती है। तो इस वेक्टर में तीन विशेषता क्या क्या सिखाया? ओआरआई होनी चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, और बहुत सारे आरई की ऐसी रेस्ट्रिक्शन साइट, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। तीनों विशेषताएं समझ में आई बच्चों अच्छे से? ये सब आप नोट कर लीजिएगा। क्या नोट? तो आरई की विशेषता मैंने यहां पर आपको वेक्टर की विशेषता सारी समझा दी है। वेक्टर की प्रॉपर्टी के बाद अब हम जो वेक्टर के एग्जाम्पल समझते हैं। वेक्टर के एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है संवाहक के उदाहरण, वेक्टर के उदाहरण प्लाज्मिड संवाहक के रूप में। प्लाज्मिड आप सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर
ये बैक्टीरिया की कोशिका में एक मेन डीएनए के अलावा एक छोटा सा डीएनए और मिलता है, ये छोटा डीएनए मिलता है। इसी छोटे से डीएनए को हम कह सकते हैं एक तरह का ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड होता है। अच्छा, प्लाज्मिड की क्या खास बात होती है? प्लाज्मिड अतिरिक्त गुणसूत्री है, मतलब मेन डीएनए के अलावा, मेन क्रोमोसोम के अलावा स्वायत्त प्रतिकृत करने वाला वृत्ताकार डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये सेल्फ रेप्लिकेट हो जाता है, मेन डीएनए पर निर्भर नहीं, खुद ही ये रेप्लिकेट हो जाता है। इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड के उदाहरण की बात करें कि कौन से प्लाज्मिड वेक्टर का काम करते हैं, वैसे प्लाज्मिड बहुत सारे हैं, लेकिन सारे प्लाज्मिड वेक्टर का काम नहीं करते। कुछ ऐसे स्पेशल प्लाज्मिड होते हैं जो वेक्टर का काम करते हैं। उनमें सबसे फेमस नाम है PBr322। PBr का फुल फॉर्म होता है प्लाज्मिड ऑफ बोलीवर एंड रोड्रिगुइज। प्लाज्मिड ऑफ बोलीवर एंड रोड्रिगुइज, प्लाज्मिड का P, बोलीवर का B, रोड्रिगुइज का R, तो ये बन गया PBr। बोलीवर रोड्रिगुइज ये साइंटिस्ट के नेम है। इन दोनों साइंटिस्ट ने इसको बच्चों आर्टिफिशियली क्रिएट किया था। इन्होंने क्या किया, कुछ प्लाज्मिड लिए, इसमें से एक प्लाज्मिड की कुछ जीन को लिया, दूसरे प्लाज्मिड की कुछ जीन को लिया, अगले प्लाज्मिड की कुछ जीन को लिया, और इन जीन्स को आपस में कंबाइन करके इसका निर्माण किया था। मतलब PBr322 नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है, ये बच्चों अलग अलग प्लाज्मिड के जीन्स को आपस में कंबाइन करके तैयार किया गया। ये एक कृत्रिम प्लाज्मिड होता है। तो यह है एक रूपांतरित कृत्रिम प्लाज्मिड है। यह कृत्रिम प्लाज्मिड होता है जो संवाहक का काम करता है। और इसका निर्माण किस किसने किया था? बोलीवर एंड रोड्रिगुइज। तो साइंटिस्ट के नाम पे इसको नाम दिया गया PBr। PBr का काम होता है बैक्टीरियल कोशिका में जीन स्थानांतरण में प्रयोग। जीवाणु के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर अगर जीन पहुंचानी है तो उसके लिए हम PBr322 का यूज करते हैं। PBr322 के अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये एग्जैक्टली PBr322 का डायग्राम, ये PBr का डायग्राम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी बातें लिखी गई है सब अच्छे से ध्यान रखना। यहां बच्चों सबसे पहले आप देखोगे इसके अंदर यहां पर ऐसे ORI लिखा है, ये तो सभी जानते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और हमने सीखा है वेक्टर के अंदर ORI तो होना ही चाहिए, तो ORI साइट होती है। इसके अंदर बच्चों यहां से लेके ये इतना जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये इतना पार्ट, ये इतना बड़ा, ये पूरी इतनी बड़ी एक ही जीन है, ये बड़ी जीन है। और ये जीन जो होती है एग्जैक्टली होती है AMPR, मतलब एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो ये एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहां लगी है। इसी तरह से यहां से लेके यहां तक की ये इतनी बड़ी जो जीन है, ये इतनी बड़ी जीन, इस इतनी बड़ी जीन को कहा जाता है TERR, मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इसके अंदर उपस्थित होती है। ये एम्फीसिलिन टेट्रासाइक्लिन एक तरह के यहां पर सिलेक्टेबल मार्कर जीन होती है। यही बच्चों रिकॉम्बिनेंट सेल का सिलेक्शन करवाती है। कैसे कराती है तो आगे बताऊंगा मैं आपको, हाँ, लेकिन ये सिलेक्टेबल मार्कर जीन होती है। क्लियर? यहां बच्चों ये लिखा हुआ है ROP। ROP से क्या होता है कि इस ROP जीन से बनता है RNA, RNA से बनता है प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन बना है यही प्रोटीन इस ORI साइट पे जाके जुड़ जाते हैं और ORI साइट पे जुड़कर इसके रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। एक बार फिर समझो, ROP से जो प्रोटीन बनते हैं ये इसके रेप्लिकेशन में काम आते हैं। तो ये रेप्लिकेशन करने में मदद करने वाली जीन है, तो इसलिए इसको कहा जाता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। एक बार फिर बोलना, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन में काम आने वाली जीन को शॉर्ट में ROP जीन के नाम से जानते हैं। और इस जीन से जो प्रोटीन बना ये इसके रेप्लिकेशन में मदद कर देता है। जो बात यहां पर अभी समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? अच्छा, एक बात मुझे बताओ, यहां पे बच्चों इस जगह पर ऐसे यहां पे ऐसे एरो करके ये बना दिया, ये बना दिया, और यहां पे लिख दिया इको R1, मतलब यहां इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है, वही GATTC है। अगर इसके ऊपर इको R1 डालेंगे तो यहां कट लगेगा क्योंकि यहां उसकी साइट है। इसी तरह से यहां पर ऐसे ये क्ले फर्स्ट की साइट है, इसके ठीक पास में यहां पर ऐसे ये हिंड थर्ड की साइट है। अच्छा, ये क्ले फर्स्ट, हिंड थर्ड, ये सब क्या है? RE, अरे रेस्ट्रिक्शन साइट है। कई सारे RE की यहां साइट होती है। क्लियर? इसमें बच्चों एक बात आप बहुत ध्यान से देखना, इसके अंदर आप नोटिस करोगे कि यहां पर इस जगह पे यहां पर ऐसे PST फर्स्ट की साइट लिखी है, ये PVU फर्स्ट की साइट लिखी है। ये PST फर्स्ट, PVU फर्स्ट, BAMH1, साल फर्स्ट, ये सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। अब सोच के बताना, जैसे ही इसके ऊपर मैं PST फर्स्ट डालूंगा तो PST फर्स्ट डालेंगे, ये PST फर्स्ट डाला तो यहां जाके कट लगेगा। अच्छा, यहां पे कट लगेगा तो ये एम्फीसिलिन की जीन टूटेगी। अरे इतनी बड़ी एम्फीसिलिन की है, यहां इससे कट लगेगा तो ये पार्ट तो से अलग हो जाएगा, यानी एम्फीसिलिन की जीन डिस्टर्ब हो जाएगी। क्वेश्चन यही आता है,
एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन को कौन कौन से आरी कट कर सकते हैं? तो दो आरी डायग्राम में देख के बताओ कौन कौन से। एक तो पीएसटी फर्स्ट, एक पीवीयू फर्स्ट, क्योंकि इन दोनों की साइड इसके बीच में लगी है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट को किस किस से काट सकते हैं? तो पीएसटी फर्स्ट से भी काट सकते हैं, पीयू फर्स्ट से भी काट सकते हैं। सेम एज इस टेट्रासाइक्लिन के अंदर एक तो यहां लगी है BAM-H1 की साइड और एक लगी है साल फर्स्ट की साइड। ये याद रखना, BAM-H1 डालेंगे तो टेट्रासाइक्लिन की जीन टूटेगी, क्योंकि यहां इस BAM-H1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है। एग्जाम में पूछा जाएगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कौन कौन से आरी से डिस्टर्ब हो सकती है? दो आरी से काटने पर डिस्टर्ब हो जाएगी, BAM-H1 साल फर्स्ट। बात समझ में? इसी तरह से इस आरओपी जीन के अंदर भी एक रेस्ट्रिक्शन साइट लगी है, PVU सेकंड। PVU सेकंड डाल देंगे तो ये जीन यहां से डिस्टर्ब हो जाएगी, टूट जाएगी। अच्छा, इक्को R1 डाला जाए, एम्फीसिलिन टेट्रासाइक्लिन में से कौन डिस्टर्ब होगा? कोई नहीं, क्योंकि यहां पर एम्फीसिलिन की जीन तो यहीं खत्म हो गई और टेट्रासाइक्लिन की जीन यहां है। इस वाले पार्ट में तो ना एम्फीसिलिन है ना टेट्रासाइक्लिन। इक्को R1 डाल भी दे तो यहां से कट लग भी जाएगा, फिर भी एम्फीसिलिन टेट्रासाइक्लिन एज सच मेंटेन रहेंगे। अरे बात समझ में? तो क्वेश्चन ये याद रखना अच्छे से, एम्फीसिलिन रेजिस्टेंट जीन पीएसटी फर्स्ट, पीयू फर्स्ट से डिस्टर्ब होगी। अच्छा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन साल फर्स्ट और BAM-H1 से डिस्टर्ब हो जाती है। जो बात यहां इसके वेक्टर की समझाई, क्लियर हुई? अब इस वेक्टर के अंदर हम अपनी तीनों प्रॉपर्टी लगाते हैं। पहली प्रॉपर्टी बोलो, हाँ ORI साइट दिख रही है। दूसरी प्रॉपर्टी सिलेक्टेबल मार्कर, ये एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जो दिख रहा है ये अपने आप में सिलेक्टेबल मार्कर जीन है। सिलेक्टेबल मार्कर के एग्जांपल बताया ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये वही तो है। और तीसरी साइड क्या थी? क्लोनिंग साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट। आप देखो यहां कई एंजाइम की ऐसे रेस्ट्रिक्शन साइट है, और मैंने ये समझाया था एक वेक्टर के पास कई सारे आरी की साइट होनी चाहिए, लेकिन एक ही साइट होनी चाहिए। और आप देख भी रहे हैं इक्को R1 की बस यहां है और कहीं नहीं दिख रहा है। अच्छा, BAM-H1 की यहां है और कहीं नहीं दिख रहा है। तो हर आरी की यहां पर एक ही साइट है, मतलब अपनी तीनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हो रही है, यानी एक बहुत अच्छा वेक्टर माना जाता है। क्लियर? मैं फिर कहूंगा, सिलेक्टेबल मार्कर कौन कौन है यहां पर PBR के अंदर? एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। बात समझ में? एम्फीसिलिन के अंदर इन दो की साइट है, टेट्रासाइक्लिन के अंदर इन दो की साइट है। ये डायग्राम एक बार रफ कॉपी में आप फिर बनाना और ये साइट अपने आप लिखने की कोशिश करना। बिल्कुल, ये डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम से भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है, तो आप डायग्राम को अच्छे से ध्यान रखेंगे। और PBR का फुल फॉर्म पूछे तो प्लाज्मिड ऑफ बॉलीवर एंड रोड्रिग्विस। कहां काम में लेते हैं? बैक्टीरिया में। अगर हम चाहें कि अपनी बॉडी में जीन पहुंचाए, ये काम नहीं आता है। हमारे अंदर प्लांट में जीन पहुंचाने के लिए दूसरे वेक्टर काम आते हैं। एक वेक्टर हर जगह काम में नहीं लिया जा सकता। क्लियर? अच्छा, वर्णात्मक चिन्ह जीन, इंग्लिश में कहूं सिलेक्टेबल मार्कर जीन कौन कौन सी है? एम्फीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। दूसरा अगला पॉइंट, आरओपी उन प्रोटीन्स का कूट लेखन करती हैं जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन से संबंधित है। तो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन से आरओपी से जो प्रोटीन बनते हैं वो प्लाज्मिड का क्या करा देते हैं? रेप्लिकेशन करा देते हैं। क्लियर? तो ये PBR के पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, और इसका ये डायग्राम मैं फिर कहूंगा वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? और PBR 322 कहां काम में लेते हैं? बैक्टीरिया में जीन पहुंचाने के लिए, हर जगह नहीं, बैक्टीरिया में। अच्छा, इसी तरह से और भी प्लाज्मिड होते हैं। इन्हीं में ही अगले नंबर पे यहां आता है PUC18, PUC19। हम प्लाज्मिड के उदाहरण नहीं पढ़ रहे हैं। प्लाज्मिड में पहला क्या पढ़ाया? PBR। दूसरा आता है PUC18, PUC19। PUC का फुल फॉर्म होता है प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट ने इसको बनाया था, तो उन्हीं के नाम पे दिया गया PUC, प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यह भी एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, नेचुरल नहीं है, किसी बैक्टीरिया में नहीं मिलता, नेचुरल नहीं है। अच्छा, यह भी बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण के लिए उपयोगी है। बैक्टीरिया में जीन पहुंचानी है, इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? अगले नंबर पे आता है TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अच्छा, इसी तरह से एक और आता है RI प्लाज्मिड, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। TI और RI प्लाज्मिड, ये दोनों प्लाज्मिड नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से एक बैक्टीरिया में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर पाया जाता है। मतलब यह प्राकृतिक संवाहक है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल है, यह तो आर्टिफिशियल बनाए गए, लेकिन यह तो नेचुरल मिलता है, बैक्टीरिया के अंदर यह देखा गया है। क्लियर? TI RI प्लाज्मिड की खास बात यह होती है डाइकोट पाथवे में जीन स्थानांतरण के उपयोगी। हर जगह नहीं, कहां? डाइकोट प्लांट में जीन पहुंचाने के लिए बेस्ट है। याद रखो, PBR, PUC18, PUC19 ये सब बैक्टीरिया के लिए है।
TIRI, इन दोनों की खास बात ये होती है कि ये डाइकोट प्लांट में जीन पहुंचाते हैं। पादप में जीन पहुंचाने के लिए इन प्लाज्मिड का यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो इतना खास नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। टीआई प्लाज्मिड, ऐसे क्वेश्चन आएगा, प्लांट में जीन पहुंचाने वाले प्लाज्मिड का नाम टीआई प्लाज्मिड। अच्छा, टीआई प्लाज्मिड जीन कैसे पहुंचाता होगा, ये बातें भी मैं आगे आपको समझाऊंगा जब हम स्टेप समझेंगे। अभी तो टूल समझा रहा हूं, स्टेप जब सीखेंगे तो इसकी प्रोसीजर मैं आपको काफी डिटेल में समझाऊंगा भी। क्लियर? अभी बस ये नाम लिख लो और इसको टिक कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अच्छा, ये हम प्लाज्मिड की बात कर रहे हैं। अब ये याद रखना, प्लाज्मिड बहुत सारे हैं लेकिन कुछ स्पेशल एग्जाम्पल थे जो एज ए वेक्टर का काम करते हैं। इसी में ही अगले नंबर पे आता है। अच्छा, प्लाज्मिड के जीन स्थानांतरण के लिए खास बात यह है कि प्लाज्मिड जब जीन का स्थानांतरण करता है तो उस जीन की साइज 0.5 kb से 8 kb के बीच में होनी चाहिए। मतलब जीन बस 5.5 से लेकर 8 kb की, जैसे ये जीन है और एक जीन ये है। अब आप बताओ, ये जीन मान लीजिए समझाने के लिए 6 kb की है और ये समझाने के लिए 15 kb की है, अलग अलग साइज की है। अच्छा, 6 kb मतलब इनके बीच में आ रहा है, 8 से थोड़ा कम ही। पीबीआर से हम पहुंचा सकते हैं लेकिन ये नहीं पहुंचा सकते क्योंकि इस जीन की साइज बड़ी हो गई। तो ध्यान रखना, प्लाज्मिड की एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये छोटी जीन को तो पहुंचा सकते हैं, ऐसी बड़ी जीन को नहीं पहुंचा सकते। तो बात आती है फिर बड़ी जीन कैसे पहुंचाया जाए। उसको पहुंचाने के लिए हम कुछ स्पेशल और वेक्टर का काम यूज लेंगे। वो कौन से, अभी हम बताएंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। अगले नंबर पे आता है, संवाहक के उदाहरण नहीं पढ़ रहे हैं। पहला क्या पढ़ाया, प्लाज्मिड। अब दूसरा लेते हैं, वायरस या बैक्टीरियोफेज एज अ वेक्टर के रूप में। बैक्टीरियोफेज को हम वेक्टर के रूप में यूज करेंगे। जैसे इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, लैम्बडा बैक्टीरियोफेज, लैम्बडा जीवाणुभोजी। अच्छा, इसकी क्या खास बात होती है, जीवाणु कोशिका में जीन स्थानांतरण में उपयोगी। बैक्टीरिया में जीन पहुंचाने के लिए हम इसका यूज कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगले नंबर पे आता है रिट्रोवायरस। हम वायरस के एग्जांपल पढ़ रहे हैं और ये याद रखना, वायरस भी वेक्टर का काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि केवल प्लाज्मिड वेक्टर का काम करता है, वायरस भी करते हैं। अच्छा, रिट्रोवायरस की खास बात ये होती है, जंतु कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण में उपयोगी। अगर हम एनिमल सेल में जीन पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिट्रोवायरस का यूज करते हैं, लेकिन कहां, एनिमल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी स्टार लगा लेना। रिट्रोवायरस बहुत इंपॉर्टेंट। रिट्रोवायरस कब काम में लेना है, जब एनिमल में पहुंचाना हो। जैसे प्लांट के लिए RITI प्लाज्मिड बताया था ना अभी, तो वो याद रखना, TI प्लाज्मिड प्लांट के लिए था, रिट्रोवायरस एनिमल के लिए था। ऐसे एक एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं। जंतु कोशिका में जीन स्थानांतरण कौन कराता है, रिट्रोवायरस कराता है। इसी तरह से अगला वायरस आता है CAMV, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। ये बच्चों, अच्छा, ये भी प्लांट में जीन पहुंचाता है। आप चाहते हैं कि प्लांट में जीन वायरस से पहुंचाए तो हम CAMV कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे वायरस भी वेक्टर का काम कर सकते हैं। वायरस के द्वारा जब हम जीन पहुंचाते हैं तो इसमें वांछनीय जीन की साइज 9 kb से लेकर 23 kb के बीच में होनी चाहिए। मतलब 8 kb तक के लिए तो हम प्लाज्मिड का यूज कर लेते हैं। मान लीजिए ये जीन थी 6 kb की, तो हम प्लाज्मिड से काम में ले लेंगे। लेकिन जीन थोड़ी बड़ी हो गई, कितनी, 15 kb की। अब 15 9 से 23 के बीच में आ रहा है, तो फिर हम वायरस का यूज करेंगे। अरे बात समझ में, वायरस कब काम में लेना होता है, जब थोड़ी सी बड़ी जीन को पहुंचाना हो। क्लियर? ये जो बताए, इनमें रिट्रोवायरस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहां काम में लेना है, एनिमल के अंदर। आपसे पूछेंगे मानव में जीन पहुंचाना है, किसका यूज करें, रिट्रोवायरस। तो मानव में जीन पहुंचाने के लिए हम रिट्रोवायरस का यूज करते हैं। क्लियर? इसको भी लिख लीजिए। अच्छा, मान लीजिए 23 kb से और बड़ी जीन आ जाए तो फिर हम अगले वेक्टर का यूज करते हैं। संवाहक के उदाहरण में ये अगला आता है, कोस्मिड। प्लाज्मिड हो गया, वायरस हो गया, वेक्टर के अगले एग्जाम्पल में आता है कोस्मिड। अच्छा, यह कोस्मिड भी आर्टिफिशियली तैयार किया गया। इसमें प्लाज्मिड की कुछ जीन ली, कुछ वायरस की जीन को लेकर इसको तैयार किया गया। तो ये एक आर्टिफिशियल होता है। जीवाणु कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण के लिए उपयोगी। बैक्टीरिया में जीन पहुंचाना है तो कोस्मिड का यूज कर सकते हैं। कोस्मिड द्वारा जीन स्थानांतरण के लिए वांछनीय जीन का आकार 30 kb से 45 kb, यानी थोड़ी और बड़ी जीन आ गई तो उसके लिए फिर हम कोस्मिड का यूज करें। अच्छा, और बड़ी जीन आ जाए तो फिर हम BAC का यूज करते हैं। फुल फॉर्म बोलो, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक्टीरिया में जीन स्थानांतरण में उपयोगी, लेकिन ये और बड़ी जीन को स्थानांतरित कर सकता है 50 kb से लेकर 300 kb। मतलब और बड़ी जीन आ गई, 50 से भी बड़ी आ गई तो फिर इसका यूज करेंगे।
अच्छा, और बड़ी जीन आ जाए तो फिर वाईएससी। वाईएससी मतलब यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यीस्ट कोशिका में जीन स्थानांतरण में उपयोगी होता है, और ये वाईएससी द्वारा जीन स्थानांतरण के लिए वांछनीय साइज 1000 से लेकर 2500 केबी के बीच में। और बड़ी जीन आ जाए तो फिर हम वाईएससी का यूज कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, बीएससी वाईएससी बड़ी बड़ी जीन को पहुंचाने के लिए काम में लिए जाते हैं, तो इसीलिए इन दोनों का यूज किया गया था HGP के अंदर। HGP फुल फॉर्म बोलो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो जो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था, याद है ना, मॉलिक्यूलर में, यही तो वेक्टर काम में लिए थे, बीएससी वाईएससी। वहां टीआई आरआई प्लाज्मिड यूज नहीं लेते हैं, वो छोटे छोटे हैं और वो छोटी साइज की जीन नहीं पहुंचा पाते। बड़ी जीन पहुंचाने के लिए फिर हम बीएससी और वाईएससी का यूज करते हैं। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या केवल प्लाज्मिड ही वेक्टर का काम करता है? ऐसा नहीं है। प्लाज्मिड के अलावा वायरस काम कर सकते हैं, कॉस्मिड काम कर सकता है, बीएससी काम कर सकता है, वाईएससी काम कर सकता है, ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। ये तो मैंने कुछ फेमस नाम आपको बताए। क्लियर? अब जो मैंने यहां जो बातें बताई है कि ये इस जीन को पहुंचाता है, इस साइज को पहुंचाता है, ये साइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई याद करने की जरूरत नहीं। 30 केबी से 45, ये तो मैंने एक आइडिया देने के लिए कि बड़ी जीन को पहुंचाने के लिए हम अलग वेक्टर यूज करते हैं। आप बस इसमें मेन ये ध्यान रखना कहां पर काम में लेते हैं। जैसे बीएससी बैक्टीरिया के अंदर, वाईएससी यीस्ट के अंदर, तो कौन सा कहां काम में लिया जाता है वो इंपॉर्टेंट। अच्छे से बताना। रिट्रोवायरस एनिमल के लिए, टीआई प्लाज्मिड डाइकोट प्लांट के लिए, पीबीआर 322 हाँ बैक्टीरिया में जीन पहुंचाने के लिए उपयोगी होता है। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? एक बात मुझे बताओ, वेक्टर तो हमारे पास बहुत सारे आ गए, अब इन वेक्टर में से कौन सा वेक्टर ले, इसका चयन कैसे किया जाए? तो वेक्टर का चयन कैसे करते उस बात को भी क्लियर करते हैं। ये नोट कर लिया। अगला पॉइंट हम लेते हैं, संवाहक का चयन निम्न पे निर्भर करता है। दो बातें, पोषी कोशिका मतलब होस्ट सेल, और दूसरा वांछनीय जीन का आकार। इस बात को आप ऐसे समझो, मान लीजिए मेरे पास एक जीन है 15 केबी की। कितने केबी की है? 15। अच्छा, और यहां पर इस जीन को मुझे होस्ट सेल के अंदर पहुंचाना है। होस्ट मतलब बैक्टीरिया के अंदर। यहां जो होस्ट है वो एग्जैक्टली बैक्टीरिया है, मतलब ये जीन हम इस बैक्टीरिया में पहुंचाना चाहते हैं, और हमारे पास यहां पर वेक्टर कई सारे। हमारे पास वेक्टर कौन कौन है उपलब्ध? पीबीआर है, लैम्ब्डा फेज है, टीआई प्लाज्मिड है, रिट्रोवायरस है। अब मुझे सोच समझ के बताना, बैक्टीरिया में पहुंचाना है, क्या हम टीआई प्लाज्मिड का यूज करें? नहीं करेंगे, क्योंकि यह तो प्लांट में काम आता है। क्या हम रिट्रोवायरस का यूज करें? नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो एनिमल्स में काम आता है। यानी इन वेक्टर में से कौन सा वेक्टर लिया, ये आपने इस होस्ट के आधार पर निर्णय लिया। आपने क्या सोचा, बैक्टीरिया में पहुंचाना है तो इनको तो हटा दो, इनका यूज नहीं करेंगे। तो इनमें से कौन सा वेक्टर लेना है, हम किस बात से डिसाइड करते हैं कि होस्ट क्या है। अच्छा, मैं कहता प्लांट में पहुंचाना है तो आप इसका यूज कर लेते, एनिमल में पहुंचाना है इसका यूज कर लेते। तो किसके अंदर जीन पहुंचाना है उसके आधार पर हम होस्ट का चयन करते हैं, और उसके आधार पर हम वेक्टर का चयन करते हैं, होस्ट के आधार पर। एक और खास बात, अब मान लीजिए हमें बैक्टीरिया में पहुंचाना है, यह भी काम में ले सकते हैं, यह भी काम में ले सकते हैं, लेकिन अब इनमें से कौन सा काम में लेना है यह साइज पे भी निर्भर करेगा। बताओ, जीन की साइज 15 केबी की है। 15 केबी मतलब, हां अरे ये पीबीआर तो 0.5 से लेकर 8 केबी तक ही काम करता है, ये तो 8 से बड़ा है ना, इसका मतलब पीबीआर का भी यूज नहीं करेंगे। यानी 15 केबी को पहुंचाना है तो हम इस लैम्ब्डा फेज की हेल्प से यहां पहुंचाएंगे। तो मुझे बताओ, हमने यहां पर कौन सा वेक्टर काम में लिया, कौन सा वेक्टर काम में लिया? दो बातों से डिसाइड किया। एक तो होस्ट क्या है, होस्ट जैसे बैक्टीरिया ये उड़ा दिए, और साइज भी तो देखी, साइज देखते ही कि ये थोड़ी बड़ी है तो पीबीआर को उड़ा दिया। तो इसका मतलब कौन सा संवाहक लेना है दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो होस्ट क्या है और वांछनीय जीन की साइज क्या है। इस आधार पर हम वेक्टर के चयन करते हैं। तो वेक्टर के बच्चों मैंने आपको सारी बातें समझा दी, क्या क्या विशेषता है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है, ये सब आप अच्छे से याद भी रखें, इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी में बच्चों हम टूल समझ रहे थे, इन्हीं टूल्स के अंदर नेक्स्ट टूल आता है वांछित जीन। वांछित जीन इंग्लिश में कहें तो डिजायर्ड जीन। वांछित जीन कह सकते हैं या इसे और भी नाम दे सकते हैं, वांछित जीन, अभिरुचि जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, बाहरी डीएनए, एलाइन डीएनए, डिजायर्ड जीन, फॉरेन डीएनए, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। वांछित जीन सबसे कॉमन नाम, या डिजायर्ड जीन इंग्लिश में आप कह सकते हो, बाकी तो इसको और नाम से भी जानते हैं। डिजायर्ड जीन बच्चों वो जीन है जिसे हम होस्ट सेल में पहुंचाने वाले हैं। अब बात आती है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी इंसुलिन का निर्माण करना चाहती है,
तो उसके लिए वांछित जीन इंसुलिन की जीन होती है। अब बात आती है इंसुलिन की जीन को कहां से लाया जाए। लाएंगे तो अपनी सेल में से, लेकिन अपनी सेल में से उसको कैसे बाहर निकाले, किस तरह से इंसुलिन के जीन निकाल सकते हैं, इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो आपको समझाते हैं। वांछित जीन को प्राप्त करने, वांछित जीन वह जीन जिसे कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है, निम्न विधियों द्वारा इसे उत्पन्न किया जा सकता है। उसमें पहली विधि आती है यादृच्छिक विधि, इंग्लिश में कहें रैंडम मेथड। दूसरी आती है cDNA फॉर्मेशन मेथड, cDNA का निर्माण करें। और तीसरा तरीका आता है सिंथेटिक मेथड या आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। जीन को आज के टाइम हम आर्टिफिशियली बना लेते हैं। तो याद रखना, जो अपनी वांछित जीन है जिसे हम होस्ट में पहुंचाने वाले हैं, 3 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके होते हैं? या तो रैंडमली, या cDNA का यूज करके, या हम आर्टिफिशियली भी उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो 3 तरीके से हम यहां पर डिजायर्ड जीन को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका होता है रैंडम मेथड। ये कैसे काम करती है, पहले इसको समझते हैं। रैंडम मेथड, रैंडम मेथड का मतलब होता है कि हम सेल में से, अपनी सेल में से रैंडमली उस जीन को ढूंढ के लाएं। लेकिन उस जीन को आप बच्चों तभी ढूंढ सकते हैं जब उस जीन का आपको हल्का सा नॉलेज हो, और ये नॉलेज आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, हल्का सा नॉलेज से क्या मतलब? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास डिजायर्ड जीन है, वांछित जीन है, तो उस वांछित जीन की कम से कम आपको उसकी साइज पता होनी चाहिए। जो भी वांछित जीन है उसकी साइज पता होनी चाहिए। समझाने के लिए लिया कि ये साइज यहां पर 15 KB की है, 15 KB की है, सिखाने के लिए कि 15 KB की साइज है। अच्छा, ये साइज कहां से पता कर सकते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हर जीन का पता कर चुके, तो वहां से पता कर सकते हैं। इवन इस जीन में क्या सीक्वेंस है, क्या अनुक्रम है, वो भी पता कर लो। अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हर जीन के बारे में पता किया गया है, इवन इसकी सीक्वेंस भी पता कर लो। मान लीजिए इसकी सीक्वेंस आ गई GAATTC, इस तरह से कुछ सीक्वेंस आई है। GAATTC इस तरह की कुछ सीक्वेंस यहां पर आई है, C, फिर यहां A, फिर T, इस तरह की सीक्वेंस यहां पर आई है। ये आपको हल्का सा आइडिया मिल गया। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको हल्का सा आइडिया। सबसे पहले सेल में से DNA को बाहर निकालेंगे, DNA बाहर आ गया। अब इसे DNA को सबसे पहले आरी से काटेंगे, ये आरी से टुकड़े टुकड़े बन गए। अब इन्हीं टुकड़ों में हमारी डिजायर्ड जीन है, लेकिन कोई डिजायर्ड जीन चमकती तो है नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से वांछित जीन कौन सी है? तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में याद करो, हम अगेरोस की ऐसी जेल बनाते थे, एक तरफ यहां लगा देते थे नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इसमें से छोटे छोटे वेल्स या गड्ढे बना देते थे। इन गड्ढों के अंदर इन DNA को यहां डाल दिया जाएगा, जितने भी टुकड़े हैं सबको यहां डाल देंगे। अब जो साथ ही साथ यहां पर क्या करते हैं? मार्कर DNA लेते हैं। मार्कर DNA जिसकी साइज हमें पता होती है, और ये मार्केट से लेके आते हैं, ये कंपनी वाले बना के रखते हैं। तो मार्कर DNA लेके आते हैं, उस मार्कर DNA को यहां रन करा लेते हैं। अच्छा, मार्कर DNA में ध्यान रखना, जो सबसे छोटी साइज का है, समझाने के लिए कि 5 KB का है, उससे ऊपर वाला 10 KB का, उसके ऊपर वाला 15 KB, उससे बड़ा 20 KB, उससे बड़ा 25 KB। मतलब इस तरह की साइज उनकी फिक्स होती है, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह की होती है। अब यहां पर इस डिजायर्ड जीन को लेंगे और इनको उठा के यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया गया। अब यहां खास बात क्या है, मुझे बताओ, यहां पर साइज अपनी डिजायर्ड जीन की कितनी है? 15 KB। तो आप ऐसे देख सकते हो, ये जो 15 KB है, इस 15 KB के ठीक सामने, 15 KB के ये ठीक सामने वाला, ये जो ठीक सामने वाला आपको दिख रहा है, ये वाला एक तरह से 15 KB का ही होगा, और उसके सामने वाला 15 KB वाला ही तो होगा। तो इसका मतलब एक आइडिया लग सकता है कि ये अपनी वांछनीय जीन हो सकती है। कैसे पता कर लिया? हमारी जीन की साइज 15 KB है, तो जो 15 KB के सामने आया वही अपनी वांछनीय जीन होगी। अब क्या करेंगे? यहां से बच्चों इस जेल को कट करेंगे, यहां से इस जेल को कट करेंगे। अच्छा, यहां से इसको ऐसे कट करेंगे, चाकू की हेल्प से जेल को आसानी से काट देते हैं। इसको जब यहां से ऐसे कट करते हैं तो कट करते ही ये बाहर आ गया। फिर इसको यहां पर मेल्ट करते हैं, पिघला देते हैं, और पिघलाने की वजह से ये DNA बाहर आ गया। तो जेल में से ऐसे DNA को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम इल्यूशन, हिंदी में कहें तो क्षालन कहा जाता है। यह नाम पहले भी आया है, इल्यूशन, क्षालन। जेल में से DNA को बाहर निकालना क्या कहलाता है बच्चों? इल्यूशन, हिंदी में कहें तो क्षालन। अब ये वाली जो जीन है अपनी एक तरह से वांछनीय जीन है। अब ये वांछनीय जीन है, इसका हमें बच्चों आइडिया लग गया, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ। अब बात आती है इसको कंफर्म कैसे करें। तो इसको कंफर्म करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि इस टुकड़े को उठा के ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर इस मशीन के अंदर रख दो। मतलब इस टुकड़े को उठा के इस ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर इस मशीन के अंदर रख दो, और इस मशीन में रखने के बाद याद हो
ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर मशीन सेंगर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। जब ये डीएनए उठकर यहां पर रखेंगे तो यहां पर इस डीएनए को उठा के रखा, यहां पर इसको कंप्यूटर से जोड़ दिया जाएगा, फिर कंप्यूटर पे एक सीक्वेंस पता चलेगी। मान लीजिए वो सीक्वेंस यहां पर हमें यही मिली, कौन सी वाली, GAATTC, फिर क्या आ रहा था, AT, इस तरह की सीक्वेंस यहां पर मिल रही थी। यहां पे ये डीएनए ऐसे नीचे गया, कंप्यूटर पे सीक्वेंस मिली, यही मिली। अब बताओ यहां की सीक्वेंस और ये जो हमने पहले पता थी सीक्वेंस सेम है, और सेम सीक्वेंस है तो हम कंफर्म करके कह सकते हैं कि यही जीन एग्जैक्ट इंसुलिन या अपनी वांछनीय जीन है। तो वांछनीय जीन को हमने कैसे प्राप्त किया, पूरे डीएनए को काटा, बहुत सारे टुकड़े मिले, इन टुकड़ों में से हमने उसको रैंडमली ढूंढा। और कैसे ढूंढा एक बार फिर बताता हूं। मार्कर डीएनए रन कराते हैं, मार्कर डीएनए की साइज हमें पहले से पता होती है। यहां अपनी वांछनीय जीन को डाल दिया, इसके 15 केबी की है तो 15 केबी वाली ही अपनी वांछनीय जीन होगी। एक आइडिया लगता, कंफर्म नहीं होता, आइडिया लग जाता है। फिर इसको यहां से काटते हैं, बाहर निकालते हैं, ये बच्चों कहलाता है इल्यूशन, छालन। अच्छा, फिर इसको मशीन में रख के इसकी सीक्वेंस पता कर लेते। अगर ये सीक्वेंस और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो हमें पता थी वो सीक्वेंस मैच हो गई तो हम 100% कंफर्म कह सकते हैं कि यही जीन हमारी वांछनीय जीन इंसुलिन की जीन है। तो हम पूरे डीएनए में से रैंडमली ढूंढ सकते हैं बच्चों। अच्छा, इसका पता करने के लिए हम प्रोब का यूज भी कर सकते हैं। प्रोब ने वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया था, तो उन प्रोब को लगाकर भी हम इनका पता लगा सकते हैं, जिसको हम ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। तो हमारे पास कई तरीके होते हैं, सबसे बढ़िया तरीका सीक्वेंसिंग कर लो, ये सबसे बेस्ट तरीका है। कैसे काम किया गया क्लियर हुआ, चाहे तो आप इसको बना भी लो, एक आइडिया, और चाहे नहीं भी बनाओ तब भी कोई बात नहीं, ये बस समझाने के लिए था। अब आप ये पॉइंट जरूर लिख लेना। यहां पे बच्चों रैंडम मेथड में क्या हमने सीखा, इस विधि में संपूर्ण डीएनए को आरई द्वारा काटा जाता है और वांछनीय जीन को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑटो रेडियोग्राफी और जीन सीक्वेंसिंग द्वारा चयन किया जाता है। मतलब हम इस तरह से डिजायर्ड जीन को चयन कर लेते हैं। मान लीजिए बच्चों ये हमारी जो डिजायर्ड जीन थी, ह्यूमन की जीन थी, डिजायर्ड जीन। अब इस ह्यूमन की जीन, डिजायर्ड जीन को उठा के हम इसको होस्ट में पहुंचाएंगे। रैंडमली हमने जीन को ढूंढा, वही वांछनीय जीन थी, इसको ढूंढा, ढूंढने के बाद अब इसको हम होस्ट में पहुंचाते हैं। जब इसको होस्ट में ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए हमने ई कोलाई के अंदर डाल दिया, मानव की जीन कहां डाल दी बच्चों, ई कोलाई में। अच्छा, ई कोलाई के अंदर ये मानव की जीन आ गई। अब मानव की जीन से यहां पर सबसे पहले बनेगा आरएनए। अच्छा, कौन सा आरएनए बना, एचएन आरएनए। इस एचएन आरएनए के अंदर यहां बच्चों ऐसे एक्सोन, एक्सोन के साथ साथ इंट्रोन भी होते हैं, सभी जानते हो। एचएन आरएनए में एक्सोन के साथ इंट्रोन भी होते हैं। अब यहां पर स्प्लाइसिंग के साथ इंट्रोन को हटाएंगे, एक्सोन को, हाँ वेरी गुड, हम किसको हटा देते हैं, यस इंट्रोन को हटाएंगे, तो यहां पर केवल एक्सोन एक्सोन बचेगा। और ये जो एक्सोन एक्सोन वाला आरएनए है ये एमआरएनए हो गया, और ये एमआरएनए यहां पर प्रोटीन बनाएगा। अब आप बताओ क्या यहां प्रोटीन बन जाएगा, सोच समझ के जवाब देना। यह बात मैं आपको पहले समझा चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज ही हो रहा है। क्या यहां प्रोटीन बन जाएगा, यहां प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। अब बताओ क्यों नहीं होगा, हां इसलिए नहीं होगा क्योंकि ई कोलाई प्रोकैरियोट्स है। मानव की जीन हमने ई कोलाई में डाल तो दी, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर स्प्लाइसिंग ही नहीं होती है, और स्प्लाइसिंग नहीं होती तो ये एमआरएनए नहीं बनेगा, और जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा। यानी रैंडमली जो जीन हमने ढूंढी थी, ई कोलाई में डाल भी दी, सक्सेसफुली ट्रांसफर भी कर दी, लेकिन ये प्रोटीन नहीं बना पा रही थी क्योंकि स्प्लाइसिंग का चक्कर आ गया। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, स्प्लाइसिंग। अब सोचो हमें इस स्प्लाइसिंग से बचना है, स्प्लाइसिंग से बचना होगा क्योंकि प्रोकैरियोट में होती नहीं है। स्प्लाइसिंग से बचना है, बताओ क्या करें। हां, स्प्लाइसिंग से बचना है तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि हम cDNA का निर्माण करें। तो यहां पर अगली मेथड, एक तो हमने रैंडमली ढूंढी लेकिन इसकी प्रॉब्लम आ गई, तो इसीलिए हम यहां पर सेकंड मेथड पे जाते हैं, cDNA फॉर्मेशन मेथड, cDNA निर्माण विधि। हम cDNA का निर्माण करते हैं। यहां पर क्या किया जाता है, सेल में से एमआरएनए निकालेंगे। अब इस एमआरएनए पर एक एंजाइम लगाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और यही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहां पर cDNA का निर्माण कर लेगा। तो एमआरएनए से जो डीएनए बनता है उस डीएनए का नाम cDNA। अब बताना, एमआरएनए पर केवल एक्सोन एक्सोन्स होते हैं, तो cDNA में भी केवल एक्सोन ही होंगे, इंट्रोन होंगे नहीं। और इसको उठा के अब बच्चों हमने ई कोलाई में ट्रांसफर किया, cDNA को उठा के ई कोलाई में डाल दिया। अच्छा, अब यहां पर जब आरएनए बनेगा तो इस आरएनए में केवल एक्सोन एक्सोन ही होंगे, क्योंकि इसमें भी एक्सोन ही है,
इसमें केवल एक्सोन होंगे, इंट्रोन है ही नहीं। अच्छा, इंट्रोन है ही नहीं तो स्प्लाइसिंग की जरूरत ही नहीं, स्प्लाइसिंग से बच गए, और स्प्लाइसिंग करने की जरूरत नहीं है तो ये डायरेक्टली सक्सेसफुली प्रोटीन बना देगा। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हम यहां पर स्प्लाइसिंग से बचना चाह रहे थे, तो हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टेक्निक का यूज किया और cDNA का निर्माण किया। अब आप बताओ, cDNA निर्माण कब आवश्यक होता है? जब जब स्प्लाइसिंग से बचना होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज विधि द्वारा mRNA से निर्मित डीएनए को cDNA कहते हैं। अच्छा, mRNA से बनने वाले डीएनए का नाम सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, पूरक डीएनए इसको आप कह सकते हो। स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया से बचने के लिए cDNA निर्माण आवश्यक होता है। बात समझ में? यह बच्चों होता है सेकंड तरीका। अच्छा, डिजायर्ड जीन लाने के मैंने दो तरीके बताए। पहला तो बताया रेंडमली ढूंढो, दूसरा cDNA से भी। अरे cDNA को उठा के भी तो ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यह भी एक तरह का वांछित जीन हो सकता है। एक तरीका और है, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। अगला तरीका आता है और वो है संश्लेषण विधि, जीन का कृत्रिम संश्लेषण। हम जीन को आर्टिफिशियली बना लेते। आज के टाइम पर सबसे बढ़िया तरीका ये है, हमें बच्चों सीक्वेंस तो पता चली जाती है। अरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हर जीन की सीक्वेंस पता है, उसके आधार पर हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। अगर हम प्रथम संश्लेषित डीएनए का बात करें तो प्रथम संश्लेषित डीएनए का संश्लेषण कोर्नबर्ग ने किया था। यानी पहला जो डीएनए बनाया गया था इन विट्रो, कोर्नबर्ग ने बनाया था। लेकिन इन्होंने तो कोई भी रैंडमली डीएनए बना दिया था, कोई परफेक्ट नहीं था। परफेक्ट जीन बनाने का काम बाद में खुराना साहब ने किया था। तो खुराना ने प्रथम कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था, और हमने पढ़ा भी है, खुराना साहब आरएनए डीएनए बनाने में एक्सपर्ट थे, केमिकली बना लेते थे। केमिकल मेथड की हेल्प से ये आरएनए डीएनए का निर्माण कर सकते थे। और आज के टाइम पे तो जीन आर्टिफिशियली बना लेनी चाहिए, सबसे बढ़िया तरीका ये। खुराना साहब ने क्या किया था, इन्होंने प्रथम जीन का संश्लेषण किया था। कैसे? इन्होंने एलेनिन टीआरएनए की जीन बनाई थी। एलेनिन टीआरएनए की जीन का निर्माण किया। इस जीन में 77 बेस पेयर थे। अब इस जीन को उठा के इन्होंने क्या किया, होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर किया, पोषी कोशिका में। होस्ट सेल में ये जीन डब डाली गई तो इस जीन से वो टीआरएनए बनता था, एलेनिन का टीआरएनए बनता था। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि जब इन्होंने पहली वाली ये आर्टिफिशियल जीन थी, इस जीन को उठा के जब पोषी कोशिका में डाला तो यहां पर ये टीआरएनए का निर्माण नहीं कर रही थी। मतलब ये जीन फंक्शनल या सक्सेसफुल नहीं हुई थी। पहली जीन किसने बनाई थी? खुराना साहब ने। लेकिन वो पहली जीन काम नहीं कर रही थी। और पहली बार जब चीजें बनाते हैं तो दिक्कतें तो आती हैं। तो हो सकता है इनसे प्रमोटर प्रॉपर ना लगाओ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी। फिर खुराना साहब ने थोड़े टाइम बाद टायरोसिन टीआरएनए की जीन भी बनाई, और इस जीन के अंदर 207 बेस पेयर थे, और बड़ी जीन का निर्माण किया। और इसको उठा के इन्होंने फिर से बच्चों पोषी कोशिका में डाला। लेकिन इस बार यह सक्सेसफुली टीआरएनए का निर्माण कर रही थी। यानी पहली जीन जो खुराना साहब ने बनाई थी वो काम नहीं कर रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। बाद में जब जीन बनाई गई तो सक्सेसफुली काम भी कर रही थी। अब बताओ ये जीन कैसे बनाई गई? बिल्कुल केमिकल को जोड़कर आर्टिफिशियली बनाई गई, कृत्रिम रूप से। खुराना साहब जब उस जमाने में जीन बना सकते थे, तो आज के टाइम तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आर्टिफिशियली बना लो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से सीक्वेंस पता कर लेंगे, और सबसे बेस्ट तरीका आर्टिफिशियली हम जीन का यहां पर निर्माण कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने जो सीखा इसके पॉइंट लिख लीजिएगा। 2 पॉइंट तो लिख चुके हैं। इन्होंने एलेनिन टीआरएनए की जीन का संश्लेषण किया था, जिसमें 77 क्षार युग्म थे। हालांकि वह कोशिका में क्रियाशील नहीं थी। बाद में इन्होंने 1979 में खुराना साहब ने टायरोसिन टीआरएनए की जीन बनाई थी, जिसमें 207 बेस पेयर थी, और ये क्रियाशील भी था। और खुराना साहब जब उस जमाने में बनने लग गए, तब से लेकर अब तक तो कई कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया गया। यानी डिजायर्ड जीन लाने के मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला तरीका क्या बताया? हाँ, रेंडमली ढूंढे। दूसरा तरीका cDNA से बना सकते हैं, और तीसरा तरीका आर्टिफिशियली बनाए। कौन बढ़िया है? सबसे बढ़िया आर्टिफिशियली, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है बस, और इसमें गड़बड़ भी नहीं होती है। बस आप सीक्वेंस पता कर लो, आर्टिफिशियली बना लो, और बनने के बाद होस्ट में डाल देंगे। तो हम आर्टिफिशियली भी जीन का निर्माण कर सकते हैं। यह भी एक बहुत अच्छा तरीका माना गया है। जो बात यहां समझाए, क्लियर हुई? हम बच्चों बायोटेक के टूल्स के बारे में, उपकरण के बारे में समझ रहे थे। इसमें मैं आपको 3 टूल समझा चुका हूं। अगला टूल्स हम यहां लेते हैं, वो आता है होस्ट सेल। अब होस्ट सेल किसको कहते हैं? पोषी कोशिका। हां, जिसमें वांछनीय जीन को ट्रांसफर करते हैं, वह कोशिका जिसमें वांछनीय जीन को प्रविष्ट कराया जाता है। अब ये होस्ट सेल क्या क्या हो सकती है?
तो ये हो सकती है बैक्टीरिया की सेल, प्लांट की सेल, एनिमल की सेल, यीस्ट की सेल, इनकी सेल हो सकती है। तो बैक्टीरिया, प्लांट, यीस्ट, इन सब की सेल जो होती है ये अपने आप में एक तरह की होस्ट सेल ही होती है। बात समझ में? तो होस्ट सेल का भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं। जो बातें अभी तक यहां पर आपको समझाई गई है ये बच्चों बायोटेक के टूल्स थे, ये बायोटेक के टूल्स थे। अब आगे के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि बायोटेक एग्जैक्टली परफॉर्म कैसे की जाती है। क्लियर?